देश में पिछले एक सप्ताह से लगभग एक मुद्दे पर बात हो रही है जिसमें द वायरल फीवर के सीईओ अरुणाभ कुमार फंसे हुए हैं। एक लड़की की एक एनोनिमस पोस्ट आई जिसमें उसने क्लेम किया कि अरुणाभ कुमार ने उनको मोलेस्ट किया था। उसके बाद कई तरह की बातें आने लगीं, कई तरह की और लड़कियां आईं जिन्होंने खुल के कहा। उनके सपोर्ट में भी कई लोग आए और इसमें बात होने लगी कि वर्क प्लेस पे औरतों का सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे होता है, जबकि देश में लड़कियों के काम करने की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इसी दौर में बात होने लगी विशाखा गाइडलाइंस की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में दी थी। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, इस पूरी कंट्रोवर्सी पर और इससे जुड़ी बातों पर जो कि गाइडलाइंस में दी हुई हैं और क्या चीज़ें हैरेसमेंट में आती हैं। इन सारे मुद्दों पर हम लड़कों और लड़कियों दोनों की नज़र से बात करेंगे। मैं ऋषभ हूँ, मेरे साथ हैं केतन मिश्रा हैं, आस्था हैं, प्रतीक्षा पीपी हैं और प्रज्ञा हैं। और इस बीच में हम लोग आपके सवाल भी लेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या राय हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग काम करते होंगे, बहुत सारे लोग काम करने के इच्छुक होंगे, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते होंगे। तो बिल्कुल आप बेहिचक होकर सवाल पूछिएगा। सबसे पहले प्रतीक्षा से पूछेंगे कि प्रतीक्षा, आप इस मामले को आपने कहाँ तक फॉलो किया है और आप क्या सोचती हैं इस पे? मामले को तो एक रीडर की तरह जितना फॉलो किया जा सकता है मैंने किया है, और बीइंग अ वुमन जितना कुछ इसमें सोचा समझा जा सकता है वो किया है। अ, एक पॉइंट इसमें जो बहुत ज़्यादा आ रहा है वो एनोनिमिटी का है, और दूसरा पॉइंट हैरेसमेंट का है। तो एनोनिमिटी, हैरेसमेंट एक पार्टी के लिए, मतलब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाँ, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छिपा रखी है। तो दो पॉइंट्स हैं। एनोनिमिटी, जो जो लड़की जिसने वो पोस्ट करी है वो एनोनिमिटी उसके अगेंस्ट जा रही है, और हैरेसमेंट का पॉइंट उसके पक्ष में जा रहा है जो उसने कहना चाहा है। तो पहले हैरेसमेंट की बात करते हैं। हैरेसमेंट में लड़की ने मेंशन किया है कि किस तरह अरुणाब उसके साथ टची हुए, किस तरह उसको बोला कि क्विकी का टाइम है ना, रोल प्ले करते हैं, या फिर और रीमा सेन गुप्ता का उसके बाद आया कि उन्होंने टैटू को टच करके बोला शोल्डर पे कि ये बहुत सेक्सी है। तो ये, और जिस पे काउंटर आता है कि अगर कोई औरत, किसी औरत को मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये हैरेसमेंट कहाँ से हो जाता है। सो वॉट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज दैट हैरेसमेंट के एक तो कई सारे लेवल्स होते हैं, और जब हम मीडिया में या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जब भी हम बात करते हैं रेप या किसी ऐसे औरतों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में, तो हमने ना बहुत कैटेगरीज बना रखी हैं। जैसे हम अखबार में जब पढ़ते हैं तो उन्हें छेड़छाड़ लिखा होता है, बट एक्चुअली में क्या वो छेड़छाड़ होती है? इज इट एज सिंपल एज छेड़छाड़? तो एक लड़की को कुछ भी खराब लग सकता है, ठीक है। जैसे मैं जा रही हूँ और कोई मुझे देखता है, तो कोई मुझे नॉर्मल देखे और कोई मुझे एक सेक्सुअल ढंग से देखे, मुझे उसके बीच में एक लड़की होने के नाते फर्क पता चल जाएगा कि ये मुझे किस नज़र से देख रहा है। उसके बाद मैं एक वर्क प्लेस में हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मेरे बहुत सारे मेल कॉलीग्स हैं, उसमें भी मुझे कोई ऐसी नज़र से देखे, एक सेक्सुअल तरीके से, जिसमें कि वो मुझे एक सेक्सुअल प्रेडेटर सा लग रहा है, तो वो मुझे मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। भले ही वो व्यक्ति आपको बार बार बेटा या बार बार बहन करके बुलाए, आपको मालूम पड़ जाएगा। सिमिलरली बहुत ऐसा भी कुछ है कि मैं एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन के आऊं और मुझे कोई मेरे कॉलीग बोल दे यार आज तो बड़ी हॉट लग रही हो, और मैं उससे मोस्ट प्रोबेबली ऑफेंड नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस इंसान की नीयत में ऐसा कुछ नहीं है। सो आई थिंक ये बहुत ज्यादा नीयत का भी मसला होता है हैरेसमेंट, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वुमन कि उसको वो एक्चुअली क्या उससे गैदर कर पा रही है। सो इन दैट केस इफ यू टेल अ वुमन कि तुम बहुत सेक्सी हो, तो अच्छा, अगर इस केस में अगर एक लड़की से आप कहें कि तुम बहुत सेक्सी हो, इट इज नॉट नेसेसरीली अ कॉम्प्लीमेंट, ये हैरेसमेंट की श्रेणी में बिल्कुल आ सकता है। सो आई थिंक इस डिबेट से तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर कानूनी पहलू की बात करें तो विशाखा गाइडलाइंस आने की कहानी बहुत ही दर्दनाक है।
1985 में राजस्थान में एक औरत, भौरी देवी की नाम की एक औरत, उन्होंने साथिन के नाम से कोई संस्था चलती थी, उसको उन्होंने ज्वाइन किया था। उसका मुख्य उद्देश्य था कम उम्र की लड़कियों की शादी रोकना। राजस्थान में बाल विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो इसी क्रम में उन्होंने पाया कि एक लड़की का रेप भी हो रहा था 1987 में, तो उन्होंने उसको भी रोका था। इसके बाद उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। भौरी देवी राजस्थान के उस गांव में शादी करके आई थी, और जहां उनकी ससुराल थी वहां पर वो ये काम कर रही थी। 1992 में एक परिवार की एक परिवार में शादी हो रही थी, उसमें बच्ची 1 साल की थी। भौरी देवी ने तय कर लिया था कि मैं इसकी शादी तो नहीं होने दूंगी, और पुलिस की मदद से उन्होंने वो शादी रुकवा दी। लेकिन उसके अगले दिन भोर में वो शादी करा दी गई, और उसके कुछ महीनों बाद भौरी देवी के साथ गैंग रेप हुआ, ऐसा भौरी देवी ने आरोप लगाया। लेकिन वो लोग कोर्ट से छूट गए, 5 लोग उसमें शामिल थे, कोर्ट से छूट गए। थाने में भौरी देवी पहुंची तो उनसे कहा गया कि आप अपना लहंगा डिपॉजिट कर दीजिए यहाँ पर। और कुछ ऐसा हुआ कि भौरी देवी ने अपना लहंगा वहाँ डिपॉजिट किया, और अपने पति का साफा पहन के वहाँ से निकली। और जब ये लोग छूट गए तो भंवरी देवी ने हार नहीं मानी, उनका सोशल बायकॉट कर दिया गया, खाना पानी दूध सब सप्लाई बंद कर दी गई। वो लड़ती रहीं। इसके बाद महिला वकीलों ने और बहुत सारे एक्टिविस्ट ने मिलकर इसको ये माना। हाँ, ठीक है। तो लोगों ने ये माना कि ऐसा इसलिए हुआ था कि भौरी देवी के काम के चलते उनका बलात्कार हुआ। तो इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एट वर्क प्लेस माना गया। तो उन लोगों ने 1992 के बाद से लड़ाई लड़नी शुरू की, और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस के नाम से ये निकाला, क्योंकि उस ग्रुप का नाम विशाखा था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया। इसमें ऐसा भी है कि अगर किसी लड़की की प्रेजेंस में आप गंदे जोक्स मारते हैं, भले आप आपस में बातें कर रहे हैं, गंदे जोक्स मारते हैं, पॉर्न दिखाते हैं या देखते हैं, उस लड़की को पता चल रहा है कि पीठ पीछे आप देख रहे हैं, आप गालियां दे रहे हैं, आप अश्लील मजाक कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्बली टच करते हैं तो वही गलत माना जाएगा। नॉन वर्बली इनडायरेक्टली भी अगर आप कोई हरकत करते हैं, अगर आप गॉसिप फैलाते हैं कि मिस चित्रा का संजीव के साथ अफेयर चल रहा है, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। मतलब किसी भी एंगल से इसका बहुत ही वाइड एरिया है। बहुत लोगों ने यह भी माना कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हदें लांघ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन एक कंटिन्यूएशन में रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का चाहे विशाखा गाइडलाइंस का डिसीजन हो, चाहे निर्भया रेप कांड के बाद जो नए कानून आए रेप को लेकर, दोनों में जस्टिस भी सिमिलर थे, जे एस वर्मा थे। और बहुत ही वाइड और डिटेल्ड मतलब ये दोनों चीज़ें आई। और उसके बाद ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविज्म को लोग दोष देते हैं, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस के बाद सरकार अभी तक कोई महिला बिल पास नहीं करा पाई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। तो इस पर हम आगे केतन से बात करेंगे कि सोशल मीडिया के दौर में जबकि लड़कियों को ट्रोल किया जा रहा है, कमेंट पे भी ट्रोल कर दिया जाता है। लोग बताते हैं कि किसी पोस्ट पे किसी लड़की का कमेंट आ जाए तो उसको 5-10 लाइक एक्स्ट्रा मिलते हैं। आपने देखा होगा कि गुरमेहर कौर की बात पर उनको कितना ट्रोल किया गया। मतलब ऐसा हुआ कि सेलिब्रिटीज़ भी उनको ट्रोल करने लगे। वो उनके लिए कितना हैरेसिंग होगा। तो केतन, सोशल मीडिया के दौर में किस तरीके से हैरेसमेंट को लड़कियां देख सकती हैं, किस तरीके से भांप सकती हैं, और उनको मत किन चीज़ों पर उनको भरोसा करना चाहिए कि कब उनको परेशान किया जा रहा है? अ, कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे अभी अभी एक आई गेस 10 मिनट पहले एक ट्वीट आया है 4/28 पे। ये है एजेंट्स ऑफ इश्क के नाम से। ये एक हैंडल है, एजेंट्स ऑफ इश्क। इनका है कि मैंने स्टोरी तो नहीं पढ़ी है, बट इनका ऐसा है कि ये बता रहे हैं कि हाउ टू मेक एन इश्क मूव विदाउट बीइंग अ क्रीप। और इसमें इन्होंने वायरल फीवर का हैशटैग यूज किया है, और ये लिखा है कि व्हेन इज एन इश्क मूव ओके एंड व्हेन इज इट सेक्सुअल हरासमेंट। तो अब इस चीज को कैश किया जा रहा है आई गेस स्टोरीज में या किसी भी तरीके से। और जो एक मुझे बहुत ही थोड़ी सी अजीब चीज लगी शुरुआत में, जो शुरुआत में बातें हो रही थी, जैसे ये मुद्दा आया था वैसे ही ये था कि सारी की सारी बातें इस पे, हर कोई इस पे फोकस करने लगा कि जो टीवीएफ का रिस्पॉन्स था वो रूड था, या वो ऐसा था कि जिससे जो बंदा कंप्लेन कर रहा है, जो जो भी कंप्लेन कर रहा है वो दब रहा है उनकी पार और उनके उससे, क्योंकि उसमें एक
उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता कि हम कोई जांच करेंगे या ऐसा कुछ भी करेंगे। उनका सिर्फ सीधे सीधे इतना कहना था कि ये बेसलेस है, ये झूठ है और ये सब कुछ है, एंड हम ये करेंगे कि जिसने भी एनोनिमसली इसको किया है, ये ब्लॉग लिखा है, उसे हम ढूंढेंगे एंड विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। इस पे ज्यादा बातें होने लगी थी। और नेक्स्ट डे मुंबई मिरर को जो इसने अरुणव कुमार ने जो चीज बोली थी वो बहुत ही, मतलब मुझे बहुत ही अजीब सी लगी। उसने लिखा था कि आई एम अ हेटेरोसेक्सुअल सिंगल मैन एंड व्हेन आई फाइंड अ वुमन सेक्सी आई टेल हर शी इज सेक्सी, तो आई कॉम्प्लीमेंट वुमेन, इज दैट रॉन्ग? तो ये आई गेस जो पॉइंट, हाँ, जो पॉइंट मेक कर रहे थे वो है। और एनोनिमिटी का एक इशू है, जैसे हम श्योर नहीं कह सकते हैं कि क्या सीन है कि किसने कहा है, बट देन वो चीज वहां जस्टिफाई हो जाती है जब काफी सारे ऐसे लोग जो अपना नाम बताकर चीजें बोल रहे हैं, तो वहां पर वो जस्टिफाई हो जाता है, राइट? जैसे रोहन जोशी के साथ जो केस हुआ, जिसमें रोहन जोशी को किसी ने उस पर ब्लेम किया, और हाँ, एआईबी के रोहन जोशी, और उसी दौरान 5-10 मिनट के अंदर, आई गेस 15 मिनट के अंदर वो पोस्ट डिलीट कर दिया, और उसने बोला कि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि चीजें झूठी भी ब्लेम करी जा सकती हैं किसी के ऊपर। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसमें आई गेस। अगर कानून की बात करें तो टीवीएफ एक कंपनी है। टीवीएफ ऐसा नहीं है कि 4-5 लड़के मिलके एक फ्लैट में मौज मस्ती कर रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। वो जी, वो कंपनी है और गाइडलाइंस के मुताबिक वहाँ पे वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में, मतलब वहाँ पे कोई प्रोविज़न होना चाहिए, कोई पैनल होना चाहिए जिसमें कि आधे से ज़्यादा औरतें हों, उसकी हेड औरत हो। मतलब ये परमानेंट एक एस्टेब्लिशमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि कोई एनोनिमसली भी उसमें कंप्लेन कर सके, फिर वो लोग उसको उसकी जांच करें। मतलब उसमें चुप रहने का सवाल ही नहीं है। कोर्ट के बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं कि किसी भी तरह की कंप्लेन आती है तो सबसे पहले आपको एक्ट करना है, उसमें आपको चुप रहना ही नहीं है और विक्टिम पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। हो सकता है आप अपनी जांच में पाएं कि वो गलत था, लेकिन पहले आपको एक्ट करना है, पता करना है। इस मामले में टीवीएफ का रिस्पांस बहुत ही खराब सा रहा है, बिल्कुल खराब कहेंगे, कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगे, ऐसा प्रतीत हो रहा था, जिसको लेके कि लोगों ने काफ़ी उनकी आलोचना भी। कुलदीप कुछ कहना चाह रहे थे। मतलब मैं इस पर बहुत पुख्ता राय बनाने की स्थिति में नहीं हूँ, तो बतौर पत्रकार आप सबसे भी, मतलब मैं ये, चूँकि आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एक जस्टिस गांगुली का भी केस हुआ था, याद होगा, एक लॉ इंटर्न थी, हाँ, तो उसने भी ऐसा ही आरोप लगाया था, और एक अभी ये हुआ है। तो जब एनोनिमस वाली चीज़ आती है तो हम एकदम से ये हो जाते हैं कि ये फर्जी भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई अपने नाम से लगाए तो हमें लगता है कि ये इसमें वजन भी हो सकता है। तो ये पत्रकारों के लिए बड़े उहापोह की स्थिति है कि इसको किस तरह से लिया जाए। हमने मतलब हमारे आसपास की पत्रकारिता वो होती है कि अभी तक वो विधायक थे तो थे, मंत्री थे तो थे, अब वो रेप केस में गिरफ्तार कर लिए गए, रेप के आरोप में, तो वो था हो जाते हैं। गिरफ्तार करने ही वो गिड़गिड़ाने लगा, इससे पहले वो गिड़गिड़ाने लगे। सम्मान और असम्मान तुरंत ही रेप के आरोप में गिरफ्तारी के बाद बदल जाता है, गिरफ्तारी मात्र से, आरोप किसी पे साबित नहीं हुए। तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन केसेस में खास तौर से हम लोग मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने, प्रतीक्षा ने, ऋषभ ने, केतन ने, जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की है। तो मैं तो पढ़ कर के भी आया हूँ पत्रकारिता, पर अब तो आप लोग भी जर्नलिज्म की बिना पढ़ाई किए हुए यहाँ जर्नलिज्म में आए हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो एक आउटसाइडर के तौर पर भी, अगर मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि एकेडमिक्स से आप जुड़े नहीं हैं, जो पारंपरिक पढ़ाई है किताबी पत्रकारिता की, वो आपने नहीं भी देखी है, तो इस लिहाज से आप लोग इन मुद्दों को, इस तरह की खबरों को कैसे देखते हैं? मीडिया कितना सेंसिटिव है, या कहाँ गलती करते हैं हम लोग इसको नोटिस करने में, आगे बढ़ाने में? इसमें मैं अभी इस पर्टिकुलर केस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मतलब ये दोनों ही ऐसी चीज़ें थी जिसमें अच्छा खासा कंफ्यूजन मुझे लग रहा था कि मैं अगर किसी की साइड लूँ तो किस तरह से लूँ, क्योंकि एक तरफ एक आदमी है जो टोटली डिनाई कर रहा है उसको, दूसरी तरफ एक एनोनिमिटी वाला केस है, बट देन वो एक आदमी नहीं है जो एनोनिमस है, काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ लोग अपना नाम लेके बता रहे हैं, कुछ लोग एनोनिमस नहीं हैं जो ऐसी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। तो और उसके बाद अगर खुलकर भी सामने आ रहे हैं, खुलकर भी बता रहे हैं, तो
फिर एक ये हो जाता है कि अभी तक कोई भी एफआईआर नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, और अगर एफआईआर हुआ भी है तब भी ये नहीं हुआ है कि वो प्रूव किया गया है। हालांकि अभी तक एटलीस्ट मेरे अंदर ये नहीं होता था। जैसे कहीं से भी ऐसे बात आई आसाराम की कि भाई उनके अगेंस्ट भी तो सिमिलर चार्जेस हैं और उनके अगेंस्ट भी अभी तक केस चल रहा है, बट उन्हें हम इस तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट कोई भी नहीं दे रहा है। अगर कोई दे भी रहा है तो नहीं दे रहा है। तो ये एक कंफ्यूजन इस केस में बहुत ज्यादा बना मेरे लिए। अभी तक क्या था कि ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं थी कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे हो सकता है, जबकि वर्क प्लेस पे होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि कोई औरत यहाँ पर ज़्यादा मर्दों के बीच रहती है, ज़्यादा तरह के मर्दों के बीच रहती है, और उनमें से किसी को जानती नहीं है। ग्रेजुअली आप जानना शुरू करते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी होती है। आप ये देखिए कि अभी मात्र 20 साल हुए हैं इस चीज़ को डिफाइन किए हुए, डिफाइन किया है कि हाँ ऐसा हो सकता है वर्क प्लेस पे। उसके पहले होता भी होगा तो इसको बस यूं ही मान लिया जाता होगा कि हाँ ये तो होता ही रहता है, लड़की हो तो तुमको सहना ही पड़ेगा। तो चीज़ों को अब लोग समझ पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग विशाखा गाइडलाइंस या इस चीज़ को समझते होंगे, आम पब्लिक में लोग जानते होंगे। हो सकता है बहुत औरतें गाँव में जो टीचर बनी होंगी, कहीं बनी होंगी, वो मान के चलती होंगी कि फलाना ये बदमाश है, ये गलत आदमी है। वो ये नहीं जानती होंगी कि इसके खिलाफ हम लड़ भी सकते हैं, उनको सजा भी दिला सकते हैं। या फिर ये भी नहीं जानती होंगी कि मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। उन्हें लगता होगा कि मेरा ये तो लाइफ है, ये होता ही रहता है, आप लड़की हैं तो आपको सहना ही पड़ेगा। तो इस मामले में मतलब इसीलिए मैंने एक स्ट्रांग मतलब अपना ओपिनियन रखा कि टीवीएफ का जो इनका रिस्पांस इसीलिए खराब रहा था कि आप मतलब इतनी बड़ी कंपनी से जो कि फिल्में बनाने जा रही है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा था कि पैसे लगे फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो इनसे आप ये अपेक्षा रखते हैं कि इनके पास एक कंपनी होने की सारी अर्हताएं होंगी, सारी चीज़ें ये फॉलो करते होंगे, जितने प्रोग्रेसिव इनकी जितनी इनकी बातें होती हैं उतनी ही इनकी कार्यशैली भी होगी। आप सीधा इनको आरोपी नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो इनका रिस्पांस था कि हम जांच कराने को लेकर जो रिस्पांस था वो सही नहीं था। पहला रिस्पांस यही होना चाहिए था कि हम जांच कराएंगे, जैसे कि रोहन जोशी ने किया। उन्होंने पुलिस को टैग कर दिया अपने ट्वीट में कि आप आइए खुद से कंप्लेंट फाइल कीजिए और पता करिए मेरे खिलाफ। तो इसमें प्रज्ञा से पूछेंगे, प्रज्ञा मतलब आपको क्या लगता है कि कब चीज़ें आउट ऑफ हैंड नज़र आने लगती हैं, कब लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऐसा माना जाता है कि लोगों को अच्छा लगता है, लड़कियों को भी अच्छा लगता है, लड़कों को भी अच्छा लगता है, कोई ये नहीं कहेगा कॉम्प्लीमेंट मिलना मुझे ख़राब लग रहा है, बट कब ये चीज़ें लांघने लगती हैं बाउंड्री, लगता है कि मेरा हैरेसमेंट होना शुरू हो गया। जैसा कि प्रतीक्षा ने भी कहा कि लड़कियों का एक डिफाइंड सिक्स सेंस होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट जब होता है, एक होता है कि अनविलिंगली आपको कोई छू के लाइक एक बहुत ही फ्रेंडली जेस्चर होता है कि अरे प्रज्ञा और कैसी हो। उस जो टच होता है, जो टच हम जो फील करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि उस इंसान का इंटेंशन क्या है, वो सेक्सुअल टच है या फिर बहुत ही फ्रेंडली जेस्चर है उसका। तो ये कहीं ना कहीं लड़की के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ें हैं जो उसको हैरेसमेंट की कैटेगरी में वो डालती है। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, एक फाइन लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। मतलब बहुत ही फील करने वाली चीज़ है, क्योंकि शोल्डर पे हाथ रखना इज़ नॉट एन मतलब कि हैरेसमेंट की कैटेगरी में नहीं है, बट द वे यू टच हर वो बताता है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है या फिर फ्रेंडली जेस्चर है। अभी बार बार सब अनोनिमिटी की बातें कर रहे हैं, तो उस पोस्ट में उस लड़की ने, मैं नहीं जानती कि वो अनोनिमस क्यों है, उसने अपना नाम क्यों नहीं दिया, सॉरी। उस पोस्ट में उसने ये मेंशन किया है कि उसने अपने पेरेंट्स से इस बारे में कंप्लेन किया, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि डोंट फाइट अगेंस्ट देम ओनली बिकॉज ही इज़ एन IITian एंड यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट हिम, यू डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी। उसके बाद उसने अपने बॉस से भी कंप्लेन की, लेकिन उसके बॉस ने भी उसे फेवर नहीं किया एंड उसका भी स्टेटमेंट ये था कि जिंदगी है, होता रहता है। सो देयर इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट। सो बेसिकली इस लड़की के पीछे कोई नहीं है जो कि इसे सपोर्ट कर सके, फर्स्ट थिंग। सेकंड ये आ जाती है कि अगर वो अपना नाम मेंशन करती तो हो सकता था उसे ट्रोल किया जाता, जैसे कि जो लोग कैंडल मार्च पे निकलते हैं वही तो ट्रोल भी करते हैं।
क्वेश्चन उठाने में तो यहाँ पर किसी को भी देर नहीं लगता। अब ऐसे में कोई कैसे अपना नाम बताए और लोगों के सामने आए। मैं एक इंटर्न हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अभी मैंने कदम रखा है, मैं नहीं जानती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। बट गोइंग बैक टू माय एकेडमिक्स, जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो कई एक बार मैंने मेरे बैचमेट्स ने ये सवाल किया है अपने सीनियर से कि मैम हमने सुना है कि मीडिया इंडस्ट्री में सीनियर्स ऐसे ट्रीट करते हैं, वैसे ट्रीट करते हैं, क्या ये सच है? सो ऑफ कोर्स एक सच तो है, हरास किया जाता है। और जो बेसिकली जो एक बहुत ही ग्राउंड लेवल से जो शुरू करते हैं, बॉसेस के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं उन्हें हरास करने की। वजह सिर्फ ये कि हमें अपना करियर बनाना है। अब हम अपना करियर बनाएं या उस इंसान से फाइट करें। इसमें एक सेकंड जस्ट इसी उसमें कुणाल कामरा जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने बहुत ही सही चीज बोली थी कि एक वर्क प्लेस में यू आर सेक्सी ये कहीं से भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है वर्क प्लेस पे, और स्पेशली उस आदमी से, जो उस इंसान से जो आपका जो पार में हो, जो आपकी चेक साइन करता हो, एटलीस्ट उसके एंड से अगर ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है कि यू आर सेक्सी, तो ये आई गेस कॉम्प्लीमेंट के कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। और आई गेस ये काफी सारी चीजें समराइज करता है अपने उसमें। एंड ये जो अभी बोला ना कि the one who is signing your paychecks should not call you sexy, इसमें मैं ऐड करूंगी कि there is an assumption, हमेशा एक assumption होता है कि जो भी in power है has the right to exploit sexually as well। तो चाहे ये टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो, हमने टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी देखा है कि टीचर ने स्टूडेंट को, वार्डन ने बोला कि अभी बीते दिनों खबर आई थी कि कपड़े उतार के मेरे सामने नहाओ, सो थिंग्स लाइक दैट। डॉक्टर पेशेंट में, जो डॉक्टर है उसके पास नॉलेज है, उसके पास आपकी बीमारी के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज है तो उसके पास ज़्यादा पावर। तो या फिर बच्चों के एक्सप्लॉइटेशन के केस में होता है, या नॉर्मल औरतों के एक्सप्लॉइटेशन के केस में होता है, जो पावर पोजीशन पे होता है वो अज्यूम कर लेता है कि एक्सप्लॉइट करना उसका राइट है, एंड द एक्सप्लॉइटेड जो है वो नहीं मेरे खिलाफ बोलेगा। हाँ, तो एक ऐसा, अच्छा दूसरी चीज जो अभी आस्था ने बोली कि वो लड़की अपना नाम देती भी तो कैसे देती, उसको ट्रोल किया जाता, विच इज एक्चुअली वेरी राइट। कि रिसेंटली गुरमेहर के साथ जो हुआ वो सबको पता है, ऑल्दो ये एक बहुत छोटा एपिसोड है, लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी हुई हैं, लाइक बरखा दत्त का जो पूरा देयर वाज अ होल ब्लॉग पोस्ट ऑन इट कि कैसे भी कोई भी आता है और सीधे रंडी बोल के चला जाता है। खुद हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ होता है जब मैं पीसेस लिखती हूँ ललन टॉप पे, तो दैट इज वन थिंग। बट ये चीज कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए बैकफायर भी कर रहा है, एंड यू कैन नॉट इग्नोर इट। नॉट सेइंग दैट इट इज द गर्ल्स फॉल्ट, बट इट इज उसको बैकफुट पे ला रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उसका नाम नहीं है, तो ऑफकोर्स उसके स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी घट रही है। दूसरी चीज, जैसे आसाराम वाला केस था, सो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज गोइंग टू द लॉ एंड द सेकेंड इज गोइंग थ्रू सोशल मीडिया जस्टिस, है ना। कोई चीज सीधे सीधे भीड़ को दे दो, तो जब आप कोई चीज सीधे सीधे भीड़ को दे देते हो तो भी उसकी क्रेडिबिलिटी काफी घटती है। तीसरी चीज मैं ये भी एक ऐड करूंगी कि व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन और उसमें लोगों को भरोसा करने में 1 मिनट नहीं लगता, ठीक है। लाइक एक पर्टिकुलर वीडियो किसी पेज ने अपलोड किया कि दिस इज हाउ ईवीएम्स डू ऑल द फर्जीवाड़ा, ठीक है, एंड पीपल लाइक ट्रस्टेड इट। कोई भी बात इम्पैक्ट के साथ बोल दिया है, कुछ भी यू स्टार्ट समथिंग ऑन व्हाट्सएप कि यूनेस्को ने इंडिया का नेशनल एंथम बेस्ट नेशनल एंथम बोला है, एंड पीपल बिलीव इट, ठीक है, और मैसिवली शेयर होता है। However, in this case, मैं देख रही हूँ लोगों को भरोसा करने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। I have not seen one person जिसने blindly ये शेयर किया हो, और यही सेम लोग बहुत सारी चीजें बहुत blindly शेयर करते हैं। Alright, so there is still a chance जहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी ये बिलीव कर रहे हैं कि सिंस वो औरत है तो औरत अपनी फेमिनिटी को यूज करके एक मर्द को ट्रबल में लाके खड़ा कर सकती है, जो कि कर भी सकती है। बट इट इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस कि हम बहुत ज्यादा समय लेते हैं ऐसी चीजों को सच मानने में। एक चीज़ मैं यहाँ पे पर्सनली मेरा मानना ये है कि जैसे हम बात करें कि पहचान छुपी हुई है, मतलब वो लड़कियाँ सामने नहीं आ रही हैं,
तो मुझे मेरा ये मानना है कि आज के दौर में जब आपके पास इतना सारा ओपन स्टेज है अपनी बात रखने के लिए, तो वन शुड डेयर कि वो, अगर मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर वो एफआईआर दर्ज कराती अरुणाब कुमार के खिलाफ, तो उसका केस ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता था, बशर्ते इसके कि वो उसने कोई पोस्ट किया या फिर सोशल मीडिया पे डाला। अगर वो एफआईआर, मतलब ये ऐसा ज़माना तो है नहीं कि मतलब औरत एकदम दबा कुचला दिया जाएगा और उसका कोई सुनने वाला नहीं होगा, वो अपनी बात कहीं नहीं दे सकती। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो अगर वो एफआईआर दर्ज कराती हैं लड़कियां, तो इससे एक स्ट्रांग मैसेज जाता है कि अगर आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा है तो आप खुल के सामने आइए, अपनी आइडेंटिटी मत छुपाइए, एफआईआर कराइए और लोगों से सपोर्ट बटोरिए। अगर अगर आपके साथ वाकई ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसे नहीं कि आप छुप छुप के आप अपनी बातें कह रही हैं। But the fact is, in the world of social media, people actually trust social media rather than going to a police station. Okay, they feel कि अगर वो police station जाते हैं, the same thing will happen again. So they restrain themselves from going there. वही मेरा पॉइंट है कि अगर जो ब्लेम कर रही हैं अरुणाब कुमार को, जो आरोप लगा रही हैं, वो अगर एफआईआर, पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया होता, उस एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पे डाली होती, तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। मेरा सवाल सभी से ही ऐसे ही मतलब ये मेरे भीतर के द्वंद्व हैं। तो मैं जैसे संदीप कुमार की कथित सेक्स सीडी के समय हमने देखा कि कुछ समय बाद महिला ने एफआईआर दर्ज करा दी कि राशन कार्ड बनवाने के नाम पर मेरा शोषण किया गया। ऐसी स्थिति में मतलब मैं ये मतलब ये भी इंटरेस्टिंग है नोटिस करना कि हम एकदम से इस विषय पर टीवीएफ वाले पर राय बनाने की स्थिति में नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं, पक्ष चुनने की स्थिति में नहीं है, और उस मुद्दे पर हम अब आज के समय में पक्ष चुनने की स्थिति में हैं कि नहीं। तो इस लिहाज से भी तो सोचना चाहिए कि जो भूतकाल के अनुभव हैं उनमें 90% और 95% अनुभव झकझोर देने वाले हैं और आप बेहिचक महिलाओं के पक्ष में खड़े हो सकते हैं, लेकिन 5% अनुभवों ने इतना खट्टा अनुभव कर दिया है दिमाग में कि आपको बार बार सोचना पड़ता है। तो जैसे वो वाला जो मसला है, लीगली हर लिहाज से महिला सही है, पुलिस डिनाई नहीं कर सकती है कि शोषण नहीं हुआ, आप जांच की जाएगी, जांच लंबी चलेगी, लेकिन इन आरोपों को बाद में कितना सीरियसली लिया लोगों ने, आप ही लोग मतलब मुझे बताएं कि जो बाद में महिला ने संदीप कुमार पर जो आरोप लगाए उसको उस पर कोई कैंपेन नहीं खड़ा किया गया। मतलब वो ठीक है, पॉलिटिकली लोगों ने मजाक उड़ा लिया एक दूसरे का, भाजपा वालों ने ट्रोल कर लिया आप वालों को, लेकिन एक कैंपेन नहीं खड़ा किया गया, वैसी नसें फुला करके नहीं कहा गया कि एक महिला का यौन शोषण हुआ, क्योंकि लोगों को उस पर उसे एक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह शायद बहुत सारे लोगों ने देखा हो। तो आप लोगों की क्या है इस पर? कुलदीप, दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर है। जो संदीप कुमार वाला प्रकरण था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पॉलिटिक्स है, ऐसी चीज़ें हैं तो ये चीज़ें होती होंगी। उसके हिसाब से जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो उस लिहाज से काफ़ी सेफ माने जाते हैं। इनफैक्ट कॉरपोरेट्स के आने के बाद वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा हुआ है। कॉरपोरेट्स नहीं रहते तो शायद औरतों को उतना मौका नहीं मिलता काम करने का। हाँ, दो मामलों में कंपैरिजन का मसला नहीं कह रहा हूँ, मतलब दो मामलों को की तुलना की जाए ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस केसेस में, जिन केसेस में आरोप शक के दायरे में है कि आरोप सही हैं या गलत हैं, जहन में है, लिखा पढ़ी में नहीं है, उनके बेस पर अगर आज के समय में मैं कोई एक राय या एक पक्ष इस विशेष विषय के इस मामले में मैं नहीं चुन पा रहा हूँ, तो ये एबनॉर्मल क्यों है? राय बनाना मैटर नहीं करता है कि आप किसके साथ खड़े हैं, इस ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि कंपनी ने क्या रिस्पॉन्स किया। मतलब जब बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं किसी कंपनी के लिए, कानून है कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है, आपको ये औरतों की कमेटी बना के रखनी है, मतलब एक कमेटी रखनी है जिसमें 50% से ज़्यादा औरतें हों, उनके पास कंप्लेंट जाएगी, फिर वो इसकी जांच करेंगी। तो आप इस चीज़ से क्यों भाग रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं आप इस चीज़ को? हाँ, कि मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी के ऐसे सीईओ पर आरोप लगता जो अपने एंटी वुमेन कंटेंट के लिए कुख्यात है। समझ रहे हैं आप मैं जो ये कह रहा हूँ? एजम्पशंस हमारे कैसे होते हैं। मान लीजिए किसी एक प्रोग्रेसिव कही जाने वाली संस्था के चीफ पर आरोप लगता, दूसरी तरफ एक ऐसी यूट्यूब चैनल पर या यूट्यूब के किसी ऐसे बी ग्रेड स्टार पर आरोप लगता जिसको
लोग जिसके बारे में अज्यूम कर सकते हैं कि इसने तो किया ही होगा, समझ सकते हैं ये कर सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो पक्ष चुनने के पैरामीटर्स हैं उसमें हमेशा हमारे एजम्पशंस हावी हैं। तो जो बात मैंने शुरू में की थी कि बतौर पत्रकार हम लोग इन विषयों को कानूनी तौर पर तो देख ही रहे हैं कि विशाखा की गाइडलाइंस हम लोग अवेयर हों, वो सब होना ही चाहिए। लेकिन हमारे लिखने या रिपोर्ट करने के संबंध में इसमें एक्टिविज्म की एंट्री ज़रूरी है कि नहीं है कि क्या है? कुलदीप, आप संदीप कुमार का प्रसंग उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी मामले में एक्टिविज्म की ज़रूरत है, चाहे वो पुरुष के खिलाफ हिंसा हो, चाहे महिला के खिलाफ। जब सोसाइटी के और सरकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अपना काम अंजाम नहीं दे रहे हैं। जैसे निर्भया के केस में हमने देखा था कि दिल्ली सड़कों पर उतरी, एक गुस्सा था जो अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ। संदीप कुमार वाली सीडी के मामले में मेरी समझ में ये हुआ कि शिकायत दर्ज हुई, पुलिस जांच कर रही, मामला कोर्ट में जाएगा। तो अब इसमें आप क्या एक्टिविज्म करेंगे? ये कि क्या मंत्रियों को यौन शुचिता बरतनी चाहिए? उससे भी ज़्यादा ये कि नेताओं को या किसी को भी अपने पद का दुरुपयोग करके किसी से यौन लाभ हासिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी न्यूज़ रूम में ये भी महिला की ओर से कराई गई एफआईआर की बात कर रहा हूँ। वो तो एफआईआर हो गई, अब जांच हुई, अब कोर्ट में मामला गया। तो इसमें तो यही बात, हाँ, छूट भी गए, जमानत पे छूट। जमानत पे छूट। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि वो एफआईआर के बाद हम संदीप कुमार की सेक्स सीडी, जब कथित सेक्स सीडी आई तो हम लोगों ने ये बात की कि ये उनकी निजता का उल्लंघन है ना। ऐसा ये हम लोगों ने उसी समय एक फेसबुक लाइव किया गया था, हम ही लोगों ने किया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो महिला आरोप लगा देती है कि ये यौन शोषण था तो बात गंभीर हो जाती है। लेकिन उस केस में उस आरोप को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। गंभीरता से तो लिया गया था, और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी की बहुत लानत मलानत हुई थी जब उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की थी। तो समाज के तौर पर भी उसमें बात हुई थी ना। देयर इज ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो औरत उस सो कॉल्ड सेक्स सीडी में थी और जो लड़की हमें यहाँ दिख रही है, उनके सोशल स्टेटस, वो कितने बड़े इंटरनेट यूजर्स हैं, ये बात बहुत बड़ा फैक्टर है। नाउ दिस गर्ल, शी इज कमिंग आउट एंड आउट, और वो खुद फर्स्ट पर्सन में बात कर रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, आप लोग, मैं जो कहना चाह रहा हूँ एकदम गलत समझ रहे हैं उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि उस केस में हमने उनके महिला के आरोप को ही शक के दायरे में रखा। अब मैं ये बात खुलकर इसलिए कह रहा हूँ, अब बताता हूँ। जिन लोगों ने वो सेक्स सीडी देखी होगी, जिन लोगों ने देखी होगी, उन्होंने ये एज्यूम किया होगा कि ये संभवतः सहमति का था, और उसके बाद उसने उसे रेप के आरोपों में एफआईआर कर दी। तो मैं ये कहता हूँ उसके आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया गया। जो उसके खिलाफ पॉलिटिकल जोक्स बनाए गए, आप वाले तो राशन कार्ड लेकर के काम करते हैं, समझे आप। तो मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल एंटी केजरीवाल कैंपेन चला, वो एंटी रेपिस्ट कैंपेन नहीं था। उस पर सोशल एक्टिविस्ट ने भी बहुत ज़्यादा बात नहीं की है। जिन लोगों ने बात की सिर्फ वो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को घेरने के मकसद से की। हम लोगों ने भी उस पर बहुत ज़्यादा, पत्रकारी बिरादरी ने भी बहुत ज़्यादा रोष प्रकट करते हुए नहीं किया। एक खबर फाइल कर दी कि महिला ने ऐसा कर दिया है, तो उसको इस तरीके से देखा गया। नहीं, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल नहीं कि मतलब ये भी एक न्यूज रूम है इसलिए, और मैं संपादक हूँ एक वेबसाइट का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों का कई बार चलन से थोड़ा सा ज्यादा स्टैंड होता है। क्योंकि मैं अक्सर ये चीज कहता हूँ कि हमारे लिए इस न्यूज रूम में काम करना, इस वेबसाइट के लिए काम करना या खबरें लिखना प्रोफेशनल नहीं है, बहुत पर्सनल है। हम जिन इश्यूज पे फील करते हैं उन पे बहुत साइड लेके लिखते हैं। हमारे एजम्पशंस इन विषयों में कितना हावी हो जाते हैं। जो पहली चीज मैं जहां से शुरू की थी, मैं यही कह रहा हूँ कि इस केस में हम अगर कोई पक्ष चुनने की स्थिति में हैं, टीवीएफ के केस में, तो उस केस में क्यों नहीं थे। आने वाले समय में कोई केस, तो वो हमारे दिमागी एजम्पशंस हैं ही। अगर हम दिमाग से बहुत तटस्थ होकर के सोचें तो किसी कानूनी नजरिए से तो अभी आप कोई पक्ष लेने की स्थिति में नहीं है। कानूनी नजरिए से, कानूनी नजर से एक कोई व्यक्ति इस देश का जब किसी विषय पर अपनी राय रखता है तो जाहिर सी बात है ना तो उस विषय का ज्ञाता होता है। देश कौन अच्छा चलाएगा, हम गवर्नेंस के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन कानूनी एंगल पे तो सब कमजोर हैं। लेकिन यहाँ पे एक मामला ये है कि सिर्फ टीवीएफ या अरुणाब कुमार या एनोनिमस पोस्ट का मामला नहीं है। मामला ये, हमारे न्यूज़ रूम में भी लड़कियां काम करती हैं, यहाँ पे प्रतीक्षा हैं, प्रज्ञा हैं और आस्था हैं। मैं इनका बार बार नाम भूल जाता हूँ, आस्था श्रद्धा के बीच में। तो मामला ये है कि किसी भी वर्क प्लेस में
लड़की कितना कंफर्टेबल फील कर रही है, बी क्या उसको आगे बढ़ने के बराबर के मौके मिल रहे हैं, सी जब लड़की आगे बढ़ रही तो क्या कोई ये कह के उसको पीछे खींचने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि ये बॉस के करीब है, लड़की है, ऐसे कपड़े पहनती है, टिफिन शेप बहुत, और ये शुरुआती लेवल पे बहुत ही आपको मामूली किस्म के मजाक लगेंगे, है ना, कि हाँ यार ये तो हल्के में कह दिया, इस पे इतना लोड, ये शुरुआत होती है यहाँ से, और फिर मामला वहां तक मिलता है। अगर हम ये मान लें कि जो एनोनिमस पोस्ट में और उसके बाद कितने आए, और इसका एक एंगल वो भी है जो आप कह रहे हैं कि रोहन जोशी वाले मामले में रेडिट पे किसी ने एक फर्जी लिख दिया और लोगों ने तुरंत उसको उठा लिया, और फिर उसने कहा कि देखिए आप लोगों ने क्रॉस चेक भी नहीं किया। लेकिन टीवीएफ वाले मामले, कोई क्यों ही होगा, टीवीएफ वाले मामले में तो उनका टीवीएफ वाले मामले में तो उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, शुरू में उन्होंने कहा ये सब बकवास है, दे टोटली डिस्कार्डेड इट। बाद में कहा गया जब प्रेशर बिल्ड होने लगा, खबर होने लगी कि हम एक इंटरनल जांच कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि एक ऐसी भी मैकेनिज्म बननी चाहिए जब किसी व्यक्ति के खिलाफ, कल को वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कल को मेरे खिलाफ शिकायत आ सकती है, प्रतीक्षा के खिलाफ शिकायत, किसी के भी खिलाफ आ सकती है, एक कंपनी लेवल पे मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि उसकी जांच की जाए, उस पर लीपापोती ना की जाए, क्योंकि आप एक रोटरी को कवर करने की कोशिश करोगे वो देर सवेर बहुत आगे बढ़ेगा। आर के पचौरी के मामले में क्या हुआ, टेरी वाले मामले में, तहलका वाले मामले में क्या हुआ, बहुत सारे कथित प्रगतिशील लोगों ने चुप्पी साध ली। शुरू में तो ये तक कहा गया कि साहब गोवा में भाजपा की सरकार इसलिए ऐसा हो गया। पीपली लाइव वाले मामले में क्या हुआ, जो उसके फारूकी के मामले में, कि शुरू में कवर अप करने की कोशिश की गई, बाद में भी अभी भी कई सारे लिबरल्स कहते हैं कि यार साहब वो तो मामला कुछ और था। सवाल ये है कि जब इस तरीके के इल्जाम लग रहे हैं तो चाहे मैं खुद हूं, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे माँ बाप हो, और चाहे कलीग हो, आप कवर अप करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सर इसमें एक और चीज़ आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद वो क्यों बोल रही है, तो बड़ा ये इमेजिन करना मुश्किल है कि 20-21 साल की लड़की अपना शहर छोड़ के मुंबई में जाती है एक बड़ी कंपनी में काम करने, जो नई कंपनी आई है जिससे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और वहाँ पे अगर उसके साथ, उसके आरोपों के मुताबिक ही उसके साथ अगर ऐसा हो जाता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? क्या ये मेरे लिए कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि मुंबई में वो 20 साल की रहती हुई वो पुलिस थाने जाए, FIR करे, वो बातें करे। केतन और क्या किस तरीके के रिस्पांस आए इस पे, क्योंकि मैं सबसे पहले हमें ट्विटर से पता चला, ट्विटर पे लगातार आ रहे थे 3 दिन से, है ना, जब से मामला सबसे पहले पोस्ट आई उसके बाद ट्विटर पे लोगों ने लिखना शुरू किया। अदिति मित्तल को मैं, मतलब आप उनकी कॉमेडी को लेकर सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन अदिति मित्तल ने एक स्टैंड लिया सबसे पहले स्टैंड अप कॉमेडी की बिरादरी में, और ऐसा क्यों है कि मतलब एक महिला कॉमेडियन ही क्यों स्टैंड ले इस मामले पे, एक पुरुष कॉमेडियन क्यों नहीं आ गया, ये ब्रो कोड क्या है, इस पे भी क्या किस तरह के रिएक्शन आए? इन्होंने टीवीएफ की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज आए उसमें जो उसके बड़े नाम हैं उनमें से किसी एक ने कहा कि साहब हम तो एक एक्सक्लूसिव ऐसा चैनल चलाते हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए है, गर्लियापा, तो हेड है उनका भी आया था, हाँ, निधि बिष्ट। तो निधि बिष्ट ने अपने चीज को करेक्ट किया। उन्होंने बोला कि शुरुआत में जब 24 घंटे हुए थे वो ब्लॉग आए हुए, तो पहले तो कुछ बोल नहीं रही थी, बट उन्होंने फिर बोला कि ये गलत है और ये झूठ है और ये सब कुछ। फिर उन्होंने हाँ, फिर उन्होंने जब उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही बोला कि जब मुझे काफी सारे ऐसे सीरीज ऑफ पोस्ट दिखे अलग अलग लोगों के, जिसमें कई सारे लोग नाम से अपने नाम से लिखा, तब उन्होंने बोला कि उसमें रीमा सेन गुप्ता है आपके पास वो स्क्रीनशॉट? रीमा सेन गुप्ता का, हाँ जी, मैं स्क्रीनशॉट अभी दिखाता हूँ आपको। तो निधि बिष्ट ने फिर ये बोला, नहीं वो बताइए ना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि किसने क्या लिखा। हाँ, रीमा सेन गुप्ता का ये पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये कहीं पर टीवीएफ के ऑफिस में शूट कर रही थी ये, और वहां पर अर्नब कुमार ने आई गेस उनके टैटू को टच करके बोला था कि ये काफी सेक्सी है, और फिर बोला कि 5 घंटे का शूट था जिसमें अर्नब कुमार कई बार उनके पास आए, हर शॉट के बाद आते थे इनफैक्ट, और वो रैंडमली कभी भी उनके कमर पे हाथ रख दे रहे हैं या उन्हें इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहे थे थ्रू आउट द शूट। तो ये उनकी तरफ से एक रीमा सेन की तरफ से एक आया था जो काफी शेयर भी हुआ है, और जिसपे काफी सारे लोगों ने ऐसा बोला कि शुरुआत में उन्हें नहीं लग रहा था कैसा होगा, बट सिंस वो एक सीरीज शुरू हुई थी जिसकी वजह से उन्हें ये ज्यादा लग रहा था। यहाँ एक रेशमा पात्रा का भी, रेशमा पात्रा, हाँ, पढ़ के बता देता हूं। ये है। रेशमा पात्रा ने फेसबुक पोस्ट लिखी है
उसमें लिखा है कि अब वो एक बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत मनी है, पैसा है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अब सब लोग उसके बारे में शिकायतें कर रहे हैं, पर मुझे लगा है कि एक औरत के तौर पर आपको देश में अतिरिक्त सतर्क होने की ज़रूरत है। आप में से जिन लोगों को लग रहा हो कि ये बहुत बवंडर बनाया जा रहा है, मेरी उनसे सिर्फ एक अपील है, आपको 2 मिनट में हकीकत पता चल जाएगी इस देश में। अपनी पत्नी, अपनी बहन, बेटी, माँ या दोस्त, जो आपके सबसे करीबी ये 5 लोग होते हैं, उनसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये पूछ लीजिए, पब्लिक प्लेस पे, छोड़ दीजिए वर्क प्लेस, पब्लिक प्लेस पे क्या आपको कभी ह्यूमिलेट किया गया है? और आपको 15 एग्जाम्पल 2 मिनट में मिल जाएंगे। उनको बस में किस तरीके से छुआ गया, किस तरीके से टच किया गया, उनको ऑफिसेज में किस तरीके के रिमार्क्स दिए गए, उनके साथ मैसेजेस में किस तरीके की बात कही गई, और किस तरीके से कई बार उनकी उपलब्धियों को कम करके आंका गया। और ये स्कूल के ही लेवल पे कई बार शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं ये पढ़ के सुनाना चाह रहा था। उन्होंने लिखा है कि 2012 की बात है, मैं PwC प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है ना, उसमें काम कर रही थी बॉम्बे में, एक सर्विस अपार्टमेंट में रहती थी, 12 घंटे की शिफ्ट थी प्रभा देवी में। अर्नाब वॉज स्ट्रगलिंग देन, देयर वाज नो फंडिंग एटसेट्रा। सो एक दिन हम लोग लगा हम एक शहर में हैं, तो हम लोगों ने कैचअप करने की सोची, क्योंकि ये दोनों लोग IIT खड़गपुर के पढ़े हुए हैं, कलीग्स हैं। और उन्होंने मैसेज किया फेसबुक पे, कॉफ़ी के लिए मिले, हाय हेलो हुई, और 8-9 बजे वो निकलना चाहती थी। अर्नाब ने बोला, वुड यू गो टू माई प्लेस एंड डांस फॉर मी, क्या तुम मेरे घर चलोगी और मेरे साथ नहीं, डांस करोगी? आई वॉज लाइक वॉट, आई थॉट ही वॉज बीइंग फनी, मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, बट नो, ही वॉज सीरियस। He said he would like to get naked and see me stripping and dancing for him. Pole dance चल रहा है. He also told me that he is fond of girls from Calcutta. He has made out a lot of times with random girls in Cal. I thought, oh my God, ये बंदा मेरे बैच का है, IIT से, is this real? And I said, no Arnab, मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर और कोई डांस नहीं करना। अब जो बात कुलदीप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल तकनीकी मामला है कि हमें नहीं पता कि कौन सत्य बोल रहा है ना, कोई कुछ भी ग्रजेस निकाल सकता है। कल को मैं लिख दूं कि साहब केतन ने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की, मैं 5 लंबे पोस्ट लिख दूं और उसके हिसाब से लोग केतन के बारे में राय बनाने लगे और मेरे साथ के 2 लोग और लिख दें, ये मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर मैं केतन के खिलाफ कोई शिकायत कर रहा हूँ एक ऑफिस में, तो ऑफिस का जो मैकेनिज्म है कि उस शिकायत का नोटिस लिया जाएगा, उस पर जांच की जाएगी। TVF के मामले में जो एक गड़बड़ सबसे बड़ी दिखी कि उन्होंने नोटिस लेने और रिस्पांस में, यही चीज तहलका के मामले में भी हुई। उस लड़की ने कंप्लेन की शोमा चौधरी को, फिर कहा गया कि साहब उन्होंने माफी मांग ली है, मेल दिखाया गया कि देखिए ही इज फीलिंग बैड अबाउट इट। फिर उस लड़की रिडिकुल, जब वो लड़की ओपन हुई, बाहर आई शिकायत की, तब जाके बहुत होशिश तरीके से कुछ लोगों ने तहलका छोड़ दिया, कुछ लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन को मैलाइन करने की कोशिश हो रही है, विच वॉज रॉन्ग। क्योंकि सवाल यही है कि आपने रूल्स बनाए इसीलिए है ना कि आप उनका फॉलो करें, ताकि शिकायत चाहे झूठी हो चाहे सच्ची, उसके बारे में बात हो सके। तो उस मामले में है। बाकी कोई TVF ने काम कैसा किया है सबके सामने है, अच्छा काम किया बुरा काम किया, कोई यहाँ TVF के काम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं कर रहा है ना। पर TVF एक बड़ा ब्रांड है, उसमें बहुत सारी लड़कियां, आप ही जैसे बता रहे थे कि गर्लियापा करते हैं। जब आप इस तरीके की चीजें करते हैं, जब आप पब्लिक आई में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और उस मामले में मुझे लगता है कि चूक हुई है, बड़ी चूक हुई है। प्रतीक्षा, एनी क्लोजिंग कमेंट? हाँ, रिस्पांस के मामले में शुड वी टेक कमेंट्स? एक बार ऋषभ सर आप बता दीजिए, विशा जो हमारी बहुत सारी लड़कियां भी देख रही होंगी जो वर्किंग है, उनको पूरा विशाखा गाइडलाइन की एक समरी टाइप की कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। विशाखा गाइडलाइंस में बहुत क्लियरली चीज़ें बताई गई हैं कि सिर्फ फिजिकली टच करना ही सेक्सुअल हैरेसमेंट में नहीं आता है, बल्कि नॉन वर्बली पीठ पीछे बातें करना, किसी की प्रोग्रेस रोकना किसी औरत की, सिर्फ इसलिए कि वो औरत है, उसके बारे में गॉसिपिंग करके या फिर उसके बारे में अफवाहें उड़ा के, या ये कमतर आंकना कि ये लड़की काम नहीं कर रही है, अपनी लड़की होने का फ़ायदा उठा रही है, ये सारी चीज़ें हैरेसमेंट में आती हैं। अगर आप अपनी फीमेल कलीग के प्रेजेंस में पॉर्न देखते हैं अपने फ़ोन पे और उसको पता है, तो ये भी आता है हैरेसमेंट है। आप गालियां देते हैं, आप अश्लील मजाक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, ये भी आता है उसमें। मतलब इंस्ट्रक्शंस जो कोर्ट के ऐसे हैं
वो अगर आप पढ़ लें तो चीज़ें एकदम से दिमाग में क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ आपकी बहुत लोगों को ये लगता है कि लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है, उनको भी अश्लील मजाक उनको भी अच्छे लगते हैं, तो हम क्यों ना करें। लेकिन जब आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी कि कहाँ आपको रुक जाना है। बहुत बार लोगों को यही नहीं पता होता है कि कहाँ हमें रुकना चाहिए, कहाँ बाउंड्री है। तो मतलब कोई ये नहीं कह रहे आप हाँ, कि हम लोग कल्याण और सत्यनारायण का बिल्कुल। हो जाए। तो आप लड़का लड़की हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, आप अश्लील जोक क्रैक कर रहे हैं, कोई उसमें वो चीज नहीं है, पर इट्स ऑल अबाउट द कंफर्ट। अगर आपके देखने से कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो इट्स अ क्राइम। आपके हक करने से, आपके म्यूचुअल सेक्स करने से कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ना मतलब ना। हाँ, कमेंट्स में हम जाने वाले थे, तो ये काफी पहले कमेंट आया था और मैंने इसे यहीं पे रोका हुआ है कि मैं भूल ना जाऊं। इरफान अहमद ने कमेंट किया है कि व्हाई नॉट गर्ल्स वेयर प्रॉपर ड्रेस, इंडियन कल्चर इज डिफरेंट, नॉट लाइक वेस्टर्न कल्चर। तो ये इस पर मैं कुछ उनसे कहना चाहूँगी कि आई डोंट अंडरस्टैंड, जब उन्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए होती है तो दे फील लाइक वो बहुत वेस्टर्न अंदाज में रहे, ऐसे रहे वैसे। इनफैक्ट वो उसे सिखाते हैं कि तुम कितनी बहनजी टाइप रहती हो, वहाँ पे उनका वेस्टर्नाइजेशन नहीं आता है। लेकिन जब हम लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है और तब हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तब वो हमें सिखाते हैं कि वाई डोंट यू गो फॉर अ सलवार कमीज। दरअसल ये थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया है मामला। क्या नाम है इनका भाई साहब का? इरफान। इरफान साहब, एक लड़की अपने बदन पर कितने कपड़े डालेगी नहीं डालेगी ये तय करने का हक ना आपको है ना मुझे है। और क्या है भारतीय कल्चर, जब 6 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है तब उसने कितने अश्लील और शील कपड़े डाले होते हैं। इस देश में, इसी दिल्ली में निर्भया के साथ रेप हुआ, उसने शॉर्ट ड्रेस डाली थी। और सवाल ये है कि कोई लड़की क्या कपड़े डाल रही, इससे क्या आपको उससे बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल जाता है? और आप कितने ऐसे मामले बता सकते हैं कि साहब शॉर्ट ड्रेस थी इसलिए बदतमीजी की और फुल ड्रेस थी इसलिए बदतमीजी नहीं की है? हमारे साथ के जो हमारे जानने वाली लड़कियां हैं वो तो अगर सलवार सूट या जीन्स में भी तो भी उनके साथ बदतमीजी की। ये किस तरह का नॉनसेंस है? इंडियन कल्चर क्या कहता है कि शॉर्ट ड्रेस में कोई लड़की दिख रही तो उसका रेप कर दो? ये क्यों, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से कल्चर में लिखा है? क्या इलाहाबाद? हाँ, मतलब क्या? यूपी इलेक्शन जब हम लोग कवरेज में थे तो अमितेश मेरे साथ था, तो अमितेश ने फटी जीन्स पहनी हुई थी, तो वकील साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने तो और भी वो डबल वकील हो जाते हैं, तो वो कहने लगे कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, अमितेश से कहने लगे कि ये फटी जीन्स पहने बिना मॉडर्निटी नहीं आ सकती क्या? तो मैंने कहा कि सर ये तो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उनका चॉइस है कि वो पहन रहे हैं और संविधान ने उनको उसकी आज़ादी दी है। तो वो घूरने लगे, तो फिर कहने लगे कि ये तो चलो फिर भी गनीमत है, आजकल तो लड़कियां इससे भी ऊपर और इतना छोटा और ये पहनती हैं। तो एक और वकील साहब थे वहाँ, गोलगप्पा खा रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग निकल लीजिए यहाँ से, क्योंकि वो मतलब ये आप वकीलों का स्तर मैं बता रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हैं वो, और ये पढ़ाई लिखाई और निर्भया के वकील की हम सब ने बाइट सुनी है। वकील नहीं, निर्भया के निर्भया मामले में आरोपी रेप के राम सिंह के जो आरोपी नहीं, वकील अब तो कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड दोषी, करने वाले। तो ये पढ़ाई लिखाई और इन चीज़ों से ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। मतलब बहुत बुरा लगा ये जो उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान के जो बुरे एक्सपीरियंसेस हैं ना, उनमें से ये था कि एक पढ़े लिखे अभी मुजफ्फरनगर में ये फतवा जारी कर दिया गया है कि वहाँ पे लड़कियाँ जीन्स नहीं पहनेंगी, सेलफोन्स नहीं रखेंगी, क्योंकि ये इंडियन कल्चर के खिलाफ है। तो इन भाई साहब के कमेंट के मुताबिक अब वहाँ पे रेप नहीं होना चाहिए, लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं कितना ये फतवा वहाँ पे काम करता है। हमें इस पूरी बहस को हर स्टेज, चाहे घर हो, कॉलेज हो या दोस्तों का साथ हो, हमें लगातार इन सब मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, तब जाके लड़कियों में जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म कर सकेंगे। हाँ हितेश, सही कह रहे हैं आप, हमें बात तो करनी ही पड़ेगी, इसीलिए हम इनफैक्ट यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, ऊपर से देखना शुरू करो। ऊपर कमेंट, ऊपर सवाल नहीं है। नहीं, इन्होंने कुछ बोला है, सहिष्णु पत्रकार ने बोला है यौन लाभ लेना बिल्कुल गलत है, पर ये छवि विध्वंस का मामला है, हर संस्था में अप्रत्यक्ष तौर पर ये होता है, मौके पे चौका है। ये भी बहुत कंक्लूसिव, बहुत निष्कर्ष बना के बैठे हैं। मुझे नहीं पता सहिष्णु पत्रकार की
असल पहचान क्या है, लेकिन पर उन्होंने जो बात की उस पे बात नहीं, ये बात जो है यौन यौन लाभ लेना बिल्कुल गलत है, लेकिन ये छवि विध्वंस का मामला है। ये कैसे तय कर लिया आपने कि छवि विध्वंस का मामला है? मैं अभी तक जो बात करने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये टीवीएफ के वीडियो देखना बंद कर मैं ये तय ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये अब की छवि विध्वंस का मामला है कि इसका मामला है कि इसका मामला है। मैं अगर किसी लड़की के साथ बदतमीजी, छेड़छाड़, कथित इन्वर्टेड कॉमा में हैरेसमेंट ऐसी घटना हुई है तो आप कैसे उसके पक्ष में नहीं खड़े हो सकते हैं? आप उसी की तरफ होते हैं। लेकिन ये आपने कैसे तय कर लिया कि छवि विध्वंस का मामला है? मुझे बताइएगा, आपको मिले इसी में कमेंट करके बताइएगा। एक सेकेंड, हाँ, बन्ना जी हैं, उनका कमेंट है कि आई वॉज वर्किंग इन अ बीपीओ इन अहमदाबाद, वहाँ ट्रेनर्स डबल मीनिंग और गंदी बात करते थे गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए मैंने स्टैंड लिया तो एचआर और सीनियर्स के साथ मेरी मीटिंग हुई और मुझे बोला गया कि आपको क्या लेना, आप अपनी जॉब करो, आप यूनियन बना रहे हो क्या यहाँ? अफसोस की बात यह है कि गर्ल्स को भी सिर्फ जॉब की पड़ी थी, इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल नहीं। अच्छा किया आपने स्टैंड लिया, इट्स अ गुड थिंग। और हाँ, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन में आती ही हैं, तो इट गोज विदाउट सेइंग। यहाँ पर ऋषभ सर, यहाँ पे आपको जो विशाखा गाइडलाइंस के तहत जो हाँ, इसमें एक चीज़ ये थी जो इन्होंने कहा कि इनके एम्प्लॉय ने कहा इनसे कि आपको क्या लेना देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कानून के ही मुताबिक हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से हम कोई स्टैंड नहीं लेंगे। कानून के हिसाब से कि कोई भी ऐसी बात आती है तो कंपनी का दायित्व है। कंपनी का दायित्व यहाँ तक है कि अगर कोई लड़की किसी दूसरी कंपनी में जाती है ट्रेनिंग करने या किसी काम से, और वहाँ पे उसका हैरेसमेंट होता है, तो भी उसकी कंपनी को ही इसके खिलाफ स्टैंड लेना है। ये चीज़ें बहुत ही क्लियरली बताई हुई हैं। मतलब इसमें कोई भी दो राय नहीं या कोई छुपी हुई बात नहीं है कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है, आपको एडजस्ट करना होगा। बहुत क्लियर चीज़ें हैं। मतलब ये कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। एक सवाल है बन्ना जी का कि लड़कियां मजबूरी से और मेनली बदनामी के डर से शिकायत नहीं कर पाती, उनकी सुरक्षा और न्याय के लिए क्या हो, प्लीज राय दें। लड़कियां बदनामी के डर से और मजबूरी से शिकायत नहीं कर पाती तो उनकी सुरक्षा आप शुरुआत में यू कैन कम अप एज एनोनिमस अगर आपको लग रहा है। और ये तो हर कंपनी के टॉप बॉसेस की जिम्मेदारी है कि वो दफ्तर में ऐसा माहौल बनाए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो खुल के कही जा सके, या खुल के ना कही जा सके तो किसी और को बताई जा सके। वो तो मतलब ये इसका कोई एक फुल प्रूफ चीज नहीं है। जैसे एक वेबसाइट है, आई गेस ग्लासडोर है अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें ऐसा है कि जो भी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ के एम्प्लॉयज, वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं, वो जाके अपनी कंपनी का रिव्यू दे सकते हैं और वो एनोनिमसली ये काम कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है वहाँ पे अपना नाम देना। तो वहाँ पर ऐसी चीजें करी जा सकती हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा मॉनिटर भी किया जाता है एक्चुअली। वहाँ पर ये चीज एक है जो शायद हेल्प कर सकती है अगर खुलकर नहीं सामने आना है तो। सर, इसमें दो और चीज़ें आ रही हैं। हाँ, पूछ रहे हैं लोग सहमतियाँ। सर, इसमें दो और चीज़ें हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यौन लाभ लेना और उन चीज़ों को ला रहे हैं। तो इसमें बहुत ही मतलब क्लियर होना चाहिए कि कोई लड़की अपने मन से किसी के साथ रिलेशन बनाती है तो वो इस दायरे में नहीं आता है। वो दायरा तभी शुरू होता है कानून का या अपराध का या जो भी कहें, जब लड़की ऑब्जेक्ट करती है। और ये जो बाउंड्री है कि कहाँ लड़की को खराब लग रहा है, कहाँ ऑब्जेक्शन है, कहाँ पे आपको पीछे हटना है, यही जानना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब नैतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी। आप किसी लड़की की सेक्सुअलिटी को लेकर आप उस चीज़ को ब्रीच नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा करना चाहा, फ्लर्ट करना चाहा तो हमने ऐसा कर दिया, वो आगे बढ़ी तो हमने वैसा कर दिया। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है। अरे जाते जाते अभी जो ऋषभ सर मैं आपसे बोल रही थी कि एक बार विशाखा गाइडलाइन में जो प्रोसीजर होता है, उन्होंने अभी तक ये कि हम कैसे कंप्लेन करके इसमें बहुत क्लियर प्रोसीजर। हर कंपनी में एक
इस्टेब्लिशमेंट होता है जिसमें कि आधे से ज़्यादा औरतें होती हैं, उसकी हेड भी एक औरत ही होती है। आप वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं, उनको एक्शन लेना मैंडेटरी है। अगर नहीं लेती हैं तो कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन लेगा। आप सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती हैं। हाँ सर, बिल्कुल जा सकती हैं, क्योंकि ये राइट टू वो उसमें लिविंग में आता है, राइट टू लाइफ में। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16 इसके अंदर में सर आता है ये। अमूमन हमने ये सोचा था कि हम किसी एक मुद्दे पर न्यूज़ रूम से एक फेसबुक लाइव डेली करेंगे। आज सुबह हमने आप लोगों से अरविंद केजरीवाल के इल्ज़ामों पर और मायावती के इल्ज़ामों पर बात की थी, लेकिन दोपहर में टहलते हुए और प्रतीक्षा वगैरह से बात करते हुए, केतन से बात करते हुए मुझे लगा कि इस पर भी बात की जानी चाहिए, जबकि दफ्तर में छुट्टी का वक्त है, ज़्यादातर लोग निकल रहे होंगे, इसलिए हमने ये बात की। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपका इस मामले पर क्या सोचना है। यदि आपका इस तरह का कोई वर्क प्लेस पर अनुभव रहा हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है lallanTopmail@gmail.com। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी मैसेज में अपनी बात कह सकते हैं। अगर हमें लगा कि आपकी बात बहुत गंभीर है, ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचाई जानी है, बिना आपकी पहचान छिपाए या पहचान छिपाए, तो हम ज़रूर करेंगे ऐसा। और हमें ये भी बताइए कि और कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि बात की जानी चाहिए। खबरों के लिए देश और दुनिया की आपकी अपनी जबान में, ज़मीनी जबान में। यार कुलदीप चला जाएगा, मेरे नुक्ते कौन सुधारेगा? बताते रहिए हमें लगातार किन इश्यूज पर हमें बात करनी चाहिए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, ये कुलदीप सरदार, प्रतीक्षा, प्रज्ञा, ऋषभ और आस्था, कैमरे के पीछे अमितेश। शुक्रिया, वेरी गुड इवनिंग। और पकौड़े मत खाइएगा, बहुत कैलोरी होती है, जिम जाइएगा। बाय बाय।